हाँ जी, तो स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट आने वाले न्यूमेरिकल्स में जो हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं जो हमारे काम आएंगे, तो इसलिए मैंने आपको वो स्टडी करवाना ज़्यादा ज़रूरी समझा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपके पास फार्मूला आता है वो है पी का फार्मूला, मीन्स के सेलिंग प्राइस पर यूनिट, यानी जिस चीज़ को आप सेल करते हो वो आपको पर यूनिट के लिहाज से कैसे आप उसको मालूम कर सकते हो कि कितनी बड़ी है। ठीक है, तो इसका फार्मूला देखो, P इज इक्वल टू ए माइनस बी डी। अब ऐसी इक्वेशन आपके ना क्वेश्चंस के अंदर गिवन हो सकती हैं जिनके थ्रू आप ए और बी की वैल्यू और उसके बाद डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब ये डी क्या चीज़ है? डी से मुराद है बच्चों डिमांड। ठीक है, मतलब कि जो आपका मतलब कि क्या नाम है, मार्केट है, उसके अंदर उस चीज़ की कितनी डिमांड है। ठीक है, डी से इस चीज़ को प्रेजेंट किया जा रहा है। तो यहीं से हम इक्वेशन बना लेते होते हैं डी इज इक्वल टू ए माइनस पी ओवर बी। ठीक है जी, तो अब ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी, क्योंकि आपके ये काम आने वाली हैं आगे नेक्स्ट जो क्वेश्चन है। अदरवाइज मैं ऐसे ही आपको पता है फजूल में वीडियो नहीं बनाता। ठीक है, उसके बाद अब आगे आ जाते हैं। इस फार्मूला को देखने के बाद देखें, टोटल रेवेन्यू का आगे फार्मूला है टी आर से टोटल रेवेन्यू को प्रेजेंट करते हैं, मतलब जिसमें हमारी कॉस्ट भी आ जाती है और हमारा क्या आ जाता है, प्रॉफिट भी आ जाता है। तो देखें, इसका फार्मूला बनता है टोटल रेवेन्यू का P मल्टीप्लाई बाय डिमांड। ठीक है बच्चों, अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करें, देखें P का हमने अभी अभी इक्वेशन पढ़ा A माइनस बी डी, तो A माइनस बी डी पर फार्मूला पुट करके देखें, इसने टोटल रेवेन्यू का यहाँ से इक्वेशन निकाला ए डी माइनस बी डी का स्क्वायर। ठीक है जी, अब इसी का इस्तेमाल करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो देखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स हैं आगे वाले न्यूमेरिकल्स के लिए, तो इसको आपने इतना ना हल्के में नहीं लेना। टोटल रेवेन्यू का बस फार्मूला याद रखो, पी मल्टीप्लाई बाय डिमांड। ठीक है, पी का फार्मूला याद रखो, पी इज इक्वल टू ए माइनस बी डी। ठीक है, ऐसे फार्मूलाज याद रखोगे तो आपका काम चलेगा वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, तो अब आ जाता है कॉस्ट, वॉल्यूम और ब्रेक इवन पॉइंट रिलेशनशिप्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले बच्चों देखो, ये यहाँ पे आपको नजर आ रहा है सी टी इज इक्वल टू सी एफ प्लस सी बी। अब ये सी टी का क्या मतलब है? टोटल कास्ट। टोटल कास्ट किसके बराबर होगी बच्चों? फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट के, यानी कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसा कि आपने फर्स्ट एग्जांपल समझी थी, जिसमें हमारे पास कुछ चीजें फिक्स्ड कास्ट पर थी और कुछ चीजें वेरिएबल कर रही थी, वेरिएबल कास्ट पे थी, यानी कि वेरी कर रही थी उनकी कास्ट। तो जो टोटल कास्ट होती है वो इन दोनों का सम होती है, इतना तो हम सब वैसे ही समझ जाते हैं। ठीक है, देखो उसने नीचे लिखा भी हुआ है। उसके बाद जो बच्चों वेरिएबल कास्ट होती है ना, उसका फार्मूला होता है सीवी मल्टीप्लाई बाय डी। अब ये सीवी का क्या मतलब है? यानी कि वेरिएबल कास्ट पर यूनिट, क्योंकि बच्चे जो भी चीज है ना जो वेरिएबल है उसका कोई ना कोई पर यूनिट का मतलब है, यानी कि वो हो सकता है आपको, जैसे आपने क्यूबिक यार्ड में देखा था अभी आपने क्वेश्चन में, वो पर क्यूबिक यार्ड यानी कि एक क्यूबिक यार्ड के लिहाज से, सी पर मीटर के लिहाज से हो सकता है, या ये हो सकता है कि आप दूध दूध की मिसाल ले लो पर लीटर के लिहाज से, पेट्रोल की मिसाल ले लो वो भी पर लीटर के लिहाज से, यानी कि उनकी एक डिफरेंट रेशो होगी। तो आगे साथ में डिमांड मल्टीप्लाई हो रही है, यानी कि जितनी डिमांड बच्चों मार्केट में होती है ना, उस लिहाज से हमारी जो प्राइस है वो सेट होती है। अब अजान हो रही है, फिर हम बाद में बात करते हैं। तो देखें, अब स्टार्ट करते हैं इसको नेक्स्ट। तो टोटल रेवेन्यू में अब आपको पता है, जैसा कि अभी हमने टोटल रेवेन्यू की फार्मूला पढ़ा, इसके बाद अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जैसा कि बच्चों अब यहाँ पे असल में ना मैं आपको ये चीज़ बताने वाला था कि हमारी जो चीज़ है ना, अगर हम खरीद रहे हैं या फरोख्त कर रहे हैं, मतलब कि बेच रहे हैं, तो उसमें डिमांड काफ़ी यार मैटर करती है। यानी कि जितनी मार्केट के अंदर एक चीज़ की डिमांड बढ़ेगी उतनी ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। ठीक है, ये चक्कर होता है। कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं कि जिनकी डिमांड बढ़ने से उनकी प्राइस कम होती है। आप पता नहीं यार कि क्या चक्कर होता है, कभी कभार ना ऐसे हमारी भी अक्ल जो है ना धोखा खा जाती है इस चीज को मद्देनजर रखते हुए कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, डिमांड बढ़ती है तो इधर यार प्राइस गिर जाती है, और कई चीजों में डिमांड बढ़ती है तो उसकी प्राइस अप हो जाती है। ठीक है, तो चले हम नेक्स्ट यार बात करते हैं, छोड़ो इन बातों को। अब बात आती है, देखो नेक्स्ट इन फार्मूलाज पे आ जाती है। आप इस तरफ आ जाए, देखें प्रॉफिट का फार्मूला बच्चों क्या होगा। मैंने जैसा कि आपको बताया, जो हमारा टोटल रेवेन्यू होता है उसमें प्रॉफिट भी आ जाता है और हमारी कास्ट भी आ जाती है, यानी हमारी वो यानी कि जो हमने अपनी तरफ से पैसा लगाया हुआ वो भी उसमें आ जाता है। तो अगर हम प्रॉफिट निकालना चाहें टोटल रेवेन्यू में से, तो सिंपल सी बात है, फार्मूला होगा प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कास्ट। देखें सिंपल फार्मूला है। तो टोटल रेवेन्यू का आपने ऊपर फार्मूला पढ़ा, पी मल्टीप्लाई बाय डिमांड, याद है ना? तो डिमांड के उसके अंदर हमने पी का फार्मूला पुट किया था ए माइनस बी डी, याद है?
समझ आ रही है ना मेरी बात की, a माइनस बी डी पुट किया था, d से मल्टीप्लाई होने के बाद वो हो गया था ए डी माइनस बी डी का स्क्वायर, और बीच में से टोटल कास्ट का फार्मूला अभी अभी हमने पढ़ा कि फिक्स्ड कास्ट प्लस वेरिएबल कास्ट, फिक्स्ड कास्ट और वेरिएबल कास्ट का आपने फार्मूला पढ़ ही लिया, CV इज इक्वल टू CVD, यानी कि डिमांड पे भी डिपेंड करता है। तो इस होल फार्मूले को अगर ओपन किया जाए तो आपके पास एक यानी कि फार्मूला बन जाता है, जो जो चीजें मतलब कि कॉमन हो सकते हैं। देखें डिग्री के लिहाज से लिखा गया माइनस बी डी का स्क्वायर, ठीक है, उसके बाद प्लस ए माइनस CVD, फिर माइनस CF से याद रखना फिक्स्ड कॉस्ट है, और CV से मुराद है यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, ना कि वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे छोटा CV, ठीक है, और ये D जो है डिमांड को प्रेजेंट कर रहा है, और A और B आपको वैसे ही गिवन होंगे उसी इक्वेशन की फॉर्म में जो आपने ऊपर देखी। अब देखो बच्चों, को कहता है कि अगर हम प्रॉफिट का जो हमारे पास इक्वेशन आया इसका लेते हैं डेरिवेटिव व डिमांड के लिहाज से, ठीक है, ये ऊपर आपको इक्वेशन नजर आ रही है, तो देखें डी के लिहाज से अगर लिया जा रहा है तो पहले क्या होगा, इसके ऊपर लगेगा पावर रूल, 2 पीछे आ जाएगा और इसकी पावर में से एक माइनस कर दिया जाएगा, तो ये बन जाएगा -2BD, और ये जो a माइनस CV के साथ d है, ये तो d खत्म कर देंगे और बाकी रह जाएगा सिर्फ a माइनस CV। तो यार ये कोई मसला नहीं है, ये डेरिवेटिव, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहा है, ठीक है। ये अब देखें हम ऊपर समझते हैं ये इसने किया क्यों है, क्योंकि ये हम ऐसे ही अगर रट्टा मारते रहे तो हमें तो समझ नहीं ना आएगी, हमें इस चीज को समझना होगा कि ये हमसे क्या मतलब कि यहाँ से क्या करना चाह रहा है, मतलब कि खुद से। अब देखो ये कहता है द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ डी दैट मैक्सिमाइज प्रॉफिट इज, यानी कि डी की वो ऑप्टिमल वैल्यू जो हमारे प्रॉफिट को मैक्सिमम रखती है, ठीक है जी, वो ये इक्वेशन देखो इसी में से उसने निकाल लिया। देखो बच्चों गौर करो, इज इक्वल टू 0 था, उसने डी की इक्वेशन बना लिया, डी इज इक्वल देखो पहले -2BD इधर ही रहा और ये दूसरे दो उठ के दूसरी तरफ चले गए, फिर माइनस माइनस से कट हुआ और आ गया a माइनस CV इज इक्वल टू 2BD, डी इधर ही रहेगा और 2B उधर बटे में चला गया, तो ये इक्वेशन बन गई है, ठीक है जी। जब डबल डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर क्या होता है जी, फिर ये किसके लिए इक्वेशन बनाता है, यहाँ पे ये नहीं इसने मेंशन किया, चले यार छोड़ो, दूसरे डेरिवेटिव की इक्वेशन को छोड़ो, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूं अब आपने कौन कौन सी इक्वेशन याद रखनी है। सबसे पहले नंबर पे आपको टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट करने के बाद जो इक्वेशन आती है वो पता होनी चाहिए, अदरवाइज अगर आप ये ना भी ना याद रखो बच्चों, बस आपको ये पता होना चाहिए कि P की क्या इक्वेशन थी, ठीक है, उसके बाद आपके पास टोटल रेवेन्यू की क्या इक्वेशन आई थी, ठीक है, उसके बाद आपके पास टोटल कॉस्ट का क्या इक्वेशन होता है, ठीक है, ये चीजें याद रखोगे तो ये फार्मूलाज आप वैसे ही क्वेश्चन के अंदर ही इनको क्या कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। खुदा हाफिज।